नमस्कार साथियों आज की इस वीडियो में हम आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के सिलेबस को देखते हुए साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। साथियों आज का वीडियो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए साइंस के महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर आधारित है, इसलिए वीडियो कंप्लीट देखिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं और देखते हैं कि विज्ञान के कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न आज के वीडियो में हैं। बात करते हैं पहले सोलर कुकर की। ठीक है, सोलर कुकर में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण। सोलर कुकर में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अवतल दर्पण जिसको इंग्लिश में कॉनकेव मिरर भी कहा जाता है, यह इसलिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह सूर्य की किरणों को जो है एक बिंदु पर केंद्रित करने का कार्य करता है। सूर्य किरणों को जब एक बिंदु पर केंद्रित करेगा तो उससे गर्मी पैदा होगी, इसीलिए सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है मेरे भाई, अगला प्रश्न है कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड कितने प्रतिशत पाई जाती है? वातावरण में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना होता है आपसे पूछा जा रहा है, तो आपको ध्यान रखना है 0.04%। जी हाँ, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रतिशत है वो 0.04% है। ठीक है, पृथ्वी के वायुमंडल में गैसों का जो प्रतिशत है इस प्रकार से है, जान लीजिए। जैसे नाइट्रोजन की अगर बात करें 78.08% है, ऑक्सीजन 20.9.5% है, आर्गन 0.93% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% है और अन्य गैसें जो है अल्प मात्रा में ही इससे नीचे हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है जो पृथ्वी के वातावरण में गर्मी को फंसाती है, मतलब गर्मी पैदा करने का कार्य करती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में, पित्ताशय में, अग्नाशय में, छोटी आंत में? बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, पित्त का नाम सुनते ही पित्ताशय पे टिक मार के चले आएंगे, लेकिन नहीं। पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है। कहाँ होता है? यकृत, जिसको आप क्या बोलते हैं? लीवर बोला जाता है, लीवर। ठीक है, पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? लीवर में होता है। लीवर क्या है? यकृत क्या है? यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, यकृत मुख्य रूप से पित्त रस को ही क्या करता है? स्रावित करता है, जो कि पित्ताशय में जाकर के जमा होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में निषेचन की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? डिंब वाहिनी में, गर्भाशय में, अंडाशय में या शरीर के बाहर? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, डिंब वाहिनी। जी हाँ, डिंब वाहिनी में जो है, ठीक है, डिंब वाहिनी में भी एक जगह होती है, इसको बोलते हैं एम्पुला। ठीक है, मानव शरीर में जो निषेचन की प्रक्रिया है, फर्टिलाइजेशन की जो प्रक्रिया है, वो फैलोपियन ट्यूब, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब, हिंदी में बोलते हैं डिंब वाहिनी के एम्पुला भाग में संपन्न होती है, जहां अंडाणु और शुक्राणु मिलते हैं। ठीक है, निषेचन क्या है? निषेचन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक शुक्राणु कोशिका, मतलब एक स्पर्म सेल, एक अंडाणु कोशिका, एक ओवम सेल के साथ मिलकर के क्या बनाता है? जाइगोट का निर्माण करता है, जो आगे चल करके क्या होता है? भ्रूण में विकसित होता है। ठीक है मेरे भाई, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है? सबसे बड़ी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे जो लंबी कोशिका है वो है ऑप्शन नंबर ए, तंत्रिका कोशिका। जी हाँ, तंत्रिका कोशिकाओं को सबसे लंबी कोशिका कहा जाता है। इसका कारण होता है न्यूरॉन की लंबाई। न्यूरॉन की लंबाई उसके एक्सान के कारण होती है, जो कि शरीर के विभिन्न हिस्सों में सिग्नल भेजने का कार्य करता है। कुछ न्यूरॉन तो जो है 1 से लेकर के 1.5 मीटर तक लंबे हो सकते हैं। ठीक है, तंत्रिका कोशिका हमारे तंत्रिका तंत्र की प्राथमिक प्राइमरी सेल है। ठीक है, मनुष्य में आमतौर पे 3 प्रकार के न्यूरॉन होते हैं, मोटर न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन और इंटर न्यूरॉन। इनके तीनों के अलग अलग कार्य हैं। अगला प्रश्न है कि सेरेब्रम मस्तिष्क के किस भाग में पाया जाता है? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क या अनुमस्तिष्क? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ, अग्र मस्तिष्क। सेरेब्रम कहाँ पाया जाता है? अग्र मस्तिष्क में पाया जाता है। ठीक है, सेरेब्रम कहाँ होता है? ये मस्तिष्क के सबसे ऊपरी और आगे वाले हिस्से में उपस्थित होता है, मतलब आगे वाला जो आपका हिस्सा है ना, उसी हिस्से में सेरेब्रम पाया जाता है। इसका कार्य क्या है? या यादाश्त, योजना, कल्पना और सोचने में मदद करता है, साथ ही साथ दोस्तों को पहचानने में, पढ़ने में और गेम खेलने में सक्षम बनाता है। अब इसी वर्ड से मिलता जुलता एक वर्ड और है जिसको बोलते हैं सेरिबैलम। शेरी बैलम,
सेरिबेलम जो है ये मस्तिष्क का एक छोटा हिस्सा है जो सिर के पीछे के हिस्से के पास मतलब हाइंड ब्रेन जो आपका होता है वहाँ स्थित होता है, और इसका मुख्य रूप से काम है मोटर नियंत्रण और समन्वय के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, मतलब सेरेबेलम जो होता है, एक होता है सेरेब्रम। सेरेब्रम तो जो आपका क्या होता है, अग्र मस्तिष्क में पाया जाता है, और सेरेबेलम जो होता है ये पश्च मस्तिष्क में पाया जाता है। इसका मुख्य कार्य क्या है, मोटर नियंत्रण और समन्वय के लिए ये जिम्मेदार होता है। ठीक है भाई, तो दोनों वर्ड में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं। ध्वनि तरंगे और प्रकाश तरंगे, इन दोनों के आधार पर आपको अपना कंफ्यूजन दूर करना है। ठीक है, तो ध्वनि तरंगे जो होती है ना, ये अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। क्या होती हैं, अनुदैर्घ्य तरंगे। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर है। तो प्रकाश तरंगे क्या होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। ठीक है, आइए थोड़ा इसको डिटेल में समझ लेते हैं। देखिए, ध्वनि तरंगे यांत्रिक और अनुदैर्घ्य दोनों प्रकार की होती हैं। इसका मतलब यह है कि उन्हें यात्रा करने के लिए एक माध्यम जैसे कि हवा, पानी या ठोस की आवश्यकता होती है। मतलब बिना माध्यम के चल नहीं सकती हैं, और माध्यम के कण तरंग की दिशा के समांतर कंपन करते हैं। वहीं अगर अनुप्रस्थ हाँ, अनुप्रस्थ की अगर बात करें तो अनुप्रस्थ तरंग क्या, प्रकाश तरंग क्या होती है, अनुप्रस्थ तरंग होती है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है माध्यम के कण तरंग की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। ठीक है मेरे भाई, अगला प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु किस लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, उभयोत्तल लेंस या समतल लेंस। ठीक है, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। ठीक है, इस चीज को भी समझना आपको जरूरी है कि दोनों दोष है क्या जो है। ठीक है, और इसका निवारण कैसे किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अवतल लेंस। जी हाँ, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्या होता है निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को पास की वस्तुएं तो साफ दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सा डिफिनेशन है, बहुत आराम से इसको आप याद कर सकते हो। बस इस ठीक इसी का उल्टा सोचना है आपको। निकट कहेगा तो निकट का मतलब होता है निकट में कोई दोष नहीं, मतलब साफ नजदीक की जो वस्तु है साफ हमको दिखाई पड़ती है लेकिन दूर का नहीं दिखता है। और दूर दृष्टि दोष अगर बोला जाए तो क्या होगा, दूर का हमको जो है क्या होगा, साफ दिखेगा, नजदीक का साफ नहीं दिखता है। ठीक है, और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। ठीक है मेरे भाई, अगला प्रश्न है कि पृथक्करण का नियम किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था। ह्यूगो डेब्रिज, डार्विन, ग्रेगर जॉन मेंडल या कोई नहीं। मटर आपको याद होगा ना, मटर के ऊपर किसने प्रैक्टिकल किया था, ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल। तो पृथक्करण का नियम किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया, ग्रेगर जॉन मेंडल ने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर है। ग्रेगर जॉन मेंडल ने पृथक्करण का नियम प्रतिपादित किया था जिसे मेंडल का पहला नियम भी कहा जाता है। ठीक है, ग्रेगर मेंडल को आनुवांशिकी के जनक के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने मटर के पौधों पर प्रयोग किए और आनुवंशिकता के नियमों की खोज की, जिनमें से एक पृथक्करण का नियम भी है। क्या है पृथक्करण का नियम, यह नियम हमें यह बताता है कि जब किसी जीव में लक्षणों के दो जोड़े होते हैं तो प्रत्येक लक्षण का एक ही युग्मक में अलग अलग होता है। तो प्रत्येक लक्षण का एक ही युग्मक में अलग अलग होता है और युग्मन के समय वह अलग अलग होते हैं। ठीक है मेरे भाई, अगला प्रश्न है कि कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने में मदद करता है। तो आपको ध्यान में रखना है विटामिन के, विटामिन के। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। विटामिन के जो है ये थक्का बनने में मदद करता है, क्योंकि विटामिन के जो है ये वसा में घुलनशील विटामिन है जो कि रक्त के थक्का बनने के लिए क्या है, क्लोटिंग के लिए बहुत जरूरी है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा जीव त्वचा, फेफड़े और मुख गुहा तीनों से श्वसन कर सकता है। मतलब स्किन से भी, लंग्स के भी और माउथ तीनों से ही क्या सांस ले सकता है, ब्रीथिंग कर सकता है। तो ऐसा जीव मात्र एक ही है, वो है ऑप्शन नंबर ए, मेढक। जी हाँ, मेढक एक ऐसा जीव है जो त्वचा से, फेफड़े से और मुख गुहा तीनों से ही श्वसन कर सकता है। ठीक है, मेढक के शरीर में 3 श्वसन तंत्रें होती हैं जिनका उपयोग वह पर्यावरण के साथ गैस का आदान प्रदान करने के लिए करता है। ठीक है, जब वो बाहर है, धरती के ऊपर है तो फेफड़े का प्रयोग करता है। ठीक है, और जब वो पानी के अंदर है, ठीक है, तो क्या करेगा, जो है मुंह की जो परतें हैं गिल्स की मदद से श्वसन करेगा। ठीक है, और जब मिट्टी में दबा हुआ, कीचड़ में जब दबा हुआ है तो वो त्वचा का प्रयोग करके श्वसन करता है। इसलिए देखते हैं ना, बरसात के मौसम में मेढक जो बाहर आते हैं कैसे रंग उनका होता है, पीला रंग हो जाता है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन कमी उनके अंदर कम हो जाती है। ऑक्सीजन कमी उनके अंदर ऑक्सीजन क्या होती है, कमी हो जाती है, इसलिए पीलापन आ जाता है। ठीक है,
लेकिन बाहर थोड़े दिन जब रहते हैं तो उनका पीलापन चला जाता है, क्योंकि अंदर वो त्वचा से सांस ले रहे थे तो त्वचा से सांस की मात्रा जो है कम जाती थी, इसलिए पीलापन आ जाता है। ठीक है मेरे भाई। अगला प्रश्न है कि थियोफाइट्स किस प्रकार के पौधे होते हैं? रेगिस्तान में पनपने वाले, छाया में पनपने वाले, पानी में पनपने वाले, या बर्फ में उगने वाले? तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर है, इसको आपको ध्यान में रखना है, छाया में पनपने वाले। आंसर यहीं पे नहीं कंप्लीट होता है। थियोफाइट्स को टेरिडोफाइट्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये ऐसे पौधे होते हैं जिनमें फूल और बीज नहीं होते हैं, आपको ध्यान में रखना है, बल्कि वह स्पोर स्पोर मतलब बीजाणु द्वारा प्रजनन करते हैं, जैसे कि फर्न और हॉर्सटेल। अगला प्रश्न है कि लैक्टोमीटर क्या मापता है? ठीक है, दूध में पानी या पानी में दूध, क्या मिलाते हैं आप? जी हाँ, बात समझ गए होंगे आप मेरी। पानी दूध की शुद्धता, ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर है। लैक्टोमीटर क्या नापता है? दूध की शुद्धता नापता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि दूध की शुद्धता नापता कैसे है ये? लैक्टोमीटर है क्या करता है? दूध के घनत्व को मापता है, ठीक है, जिससे यह पता चलता है कि दूध में कितनी मात्रा में पानी मिलाया गया है। लैक्टोमीटर है दूध के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है मेरे भाई। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी मिसाइल भारत की कौन सी मिसाइल है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, प्रथम। जी हाँ, पृथ्वी मिसाइल भारत की क्या है? पहली स्वदेशी मिसाइल है, पहली मिसाइल है और स्वदेशी मिसाइल है, जो कि सतह पर मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल मतलब SRBM है, जिसे एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम मतलब IGMDP के तहत विकसित किया गया था। अगला प्रश्न है कि किस वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी, सर आइजैक न्यूटन। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन ने जो है, सर आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया। ठीक है, कब दिया था? 1687 में। उनकी एक पुस्तक आई थी, फिलोसफी नेचुरलिसिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका। ठीक है, क्या नाम है? फिलोसफी नेचुरलिसिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका में गुरुत्वाकर्षण के अपने सिद्धांत को उन्होंने प्रस्तुत किया था। क्या है गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत? इसके अनुसार ब्रह्मांड में किसी भी दो वस्तुओं के बीच आकर्षण बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। ठीक है मेरे भाई। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा जीव त्वचा से सांस लेता है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, केचुआ। केचुआ जो है त्वचा से सांस लेता है। ठीक है, न तो मुख से सांस लेता है, न तो गिल से सांस लेता है। किससे सांस लेता है? त्वचा से सांस लेता है केचुआ। ठीक है। केचुआ और मेढक दोनों एक ऐसे उभयचर प्राणी हैं जो कि अपनी त्वचा से सांस ले सकते हैं, लेकिन मेढक मात्र एक ऐसा प्राणी है जो कि त्वचा से, फेफड़े से और मुख गुहा तीनों से ही सांस ले सकता है, लेकिन केचुआ केवल त्वचा से सांस ले सकता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि सिलियरी पेशियां कौन सा कार्य करती हैं? सिलियरी पेशियां पाई कहाँ जाती हैं? जी हाँ, ये आंख में पाई जाती हैं। इनका काम क्या है? समायोजन। ठीक है, क्या काम है? समायोजन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्या है समायोजन? ठीक है, देखिए सिलियरी पेशियां जो है आंख के लेंस की फोकसिंग जो शक्ति होती है ना, उसको समायोजित करने में मदद करती है, जिससे हम निकट और दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। सिलियरी मांसपेशियां जलीद्रव जो एक्वियस ह्यूमर होता है के उत्पादन और प्रवाह में भी भूमिका निभाती हैं, जो कि आंख के अंदर दबाव को बनाए रखने और लेंस और कार्निया को पोषक तत्व प्रदान करने के लिए आवश्यक है। ठीक है, इस तरह से सिली मसल्स के दो कार्य आपको हमने बता दिए। अगला प्रश्न है कि CaO Cl2 किस यौगिक का सूत्र है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है, जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए, विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण जिसको आप ब्लीचिंग पाउडर भी बोला जाता है। ठीक है, CaO Cl2 कैल्शियम हाइपोक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, जिसे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के नाम से भी जाना जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? विरंजक चूर्ण भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये उसका फार्मूला है। अगला प्रश्न है कि दूरदृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? ऊपर आपको हम बता चुके हैं। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, उत्तल लेंस। ठीक है, दूरदृष्टि इसको हाइपरमेट्रोपिया भी कहा जाता है। इसको दूर करने के लिए उत्तल लेंस का मतलब कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इस क्या होता है दूरदृष्टि दोष? इस स्थिति में व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन पास की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं। इसलिए क्या करते हैं हम लोग? उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है मेरे भाई। अगला प्रश्न है, लघु परिपथ में धारा का मान कम होता है या ज्यादा?
परिपथ अगर छोटा हो, ठीक है, तो उसमें धारा का मान कम होगा कि ज्यादा होगा? क्या होगा? धारा का मान ज्यादा होगा। जी हाँ, धारा का मान ज्यादा होगा। जाहिर सी बात, अगर परिपथ छोटा है, धारा का मान क्या होगा? ज्यादा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, देखिए लघु परिपथ मतलब शॉर्ट सर्किट जो होता है उसमें धारा का मान बहुत अधिक हो जाता है, क्योंकि प्रतिरोध बहुत कम हो जाता है। क्यों? ओम का नियम कहता है, ओम के नियम के अनुसार आई इक्वल टू होता है वी अपान आर। आई इक्वल टू वी अपान आर। तो लघु परिपथ में आर का मान क्या हो जाता है? बहुत कम हो जाता है। इसलिए आई का मान क्या होता है? बढ़ जाता है। इसलिए क्या होता है? मान ज्यादा हो जाता है। ठीक है मेरे भाई, चलिए इन्हीं प्रश्नों के साथ आज के वीडियो का एंड करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा मेरे भाई तो जाते जाते प्लीज एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से ऑन कर लीजिएगा मेरे भाई। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।